Hello, students. Welcome to Contendo. I'm Siddhant, your guide to take you to the next lesson. So, last class में हमने बात की थी the advent of Europeans in India. आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. लास्ट क्लास में हमने पोर्टुगीज के बारे में समझा था. आज हम नेक्स्ट दो पावर जो थी डच एंड द इंग्लिश के बारे में समझेंगे. पर्टिकुलरली द ब्रिटिशर्स, द फ्रेंच. तो हम फ्रेंच के बारे में तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, बट आज हम डच एंड इंग्लिश के बारे में ज़्यादा बात करेंगे. आइए समझते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं. तो लेट्स बिगिन. सो हम द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, द डच एंड द इंग्लिश. तो चार पावर जो जिनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सोशल लाइफ, हर चीज़ के ऊपर, वो थे पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच. पोर्टुगीज के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो मेरी आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली डच के ऊपर जाएंगे. सो बिना देरी के शुरू करते हैं. डच. कॉर्नोकेस डी हिटमैन was the first Dutchman to reach Sumatra and Bantam in 1596. 1596 में कॉर्नोकेस डी हिटमैन was the पहले इंसान थे जो सुमात्रा और बंताम में आए. After their arrival in India, Dutch founded their first factory in Masulipatam in 1605. Please mention this. This is a very important fact जो कभी कहीं पे छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है, और इवन यूपीएससी में कभी कभी स्टेटमेंट्स दे देता है कि डच की पहली फैक्ट्री कहाँ पर थी और कब फाउंड हुई थी, या स्टेटमेंट करेक्ट होने को आता है. तो प्लीज मेंशन इट, नोट डाउन इन योर नोट्स. They recaptured Nagapattam near Madras from Portuguese. This is also a very important point कि नागापट्टम को उन्होंने पोर्टुगीज से रिकैप्चर किया. डच ने अपनी पावर बढ़ाई. डच established their factories on कोरामंडल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल. तो चार जगह जहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस रहा डच का, वो थे उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात. Their principal factories in India were at सूरत, करिकल, चिंसुरा, नागापट्टामी एंड कोचिन. और भी कई जगह फैक्ट्रीज थी, बट ये जो पर्टिकुलर प्लेस है और कब कभी एस्टैब्लिश हुई, इसमें से एक नागापट्टम, कोचिन, चिंसुरा और सूरत की फैक्ट्रीज अक्सर एग्जाम में स्टेटमेंट देके पूछ लेता है, वेदर सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट और सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट्स. डच वाज अ मेन पावर दैट इंग्लिश का कंपटीशन थी, उन्होंने बढ़ाया था एक. लेकिन डच का जो इंटेंशन था, हमें ये चीज समझना चाहिए कि पोर्टुगीज वर हेयर टू रूल. उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी इस्टेब्लिश किया, गवर्नर भी इस्टेब्लिश किया, ब्रिटिशर्स ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया. बट जो डच का मेन प्रिंसिपल था, वो इसलिए यहाँ पे थे इंडिया में, दे वर हेयर टू ट्रेड. वो ट्रेड करने के लिए आए थे. तो हमें उनका ट्रेड एंड कॉमर्स के प्रिंसिपल गुड्स के बारे में आइडिया होना चाहिए. दे कैरिड इंडिगो, मैन्युफैक्चर्ड इन यमुना वैली एंड सेंट्रल इंडिया. टेक्सटाइल्स एंड सिल्क फ्रॉम बंगाल, गुजरात एंड कोरामंडल. saltpeter from Bihar and opium and rice from Ganga Valley. Saltpeter क्या होता है? It is just पोटेशियम नाइट्रेट या नाइट्रेट का एक फॉर्म होता है. तो ये वो सारे गुड्स थे जो डच ट्रेड करते थे. The policy of Dutch in the East was influenced by two motives. You have to be particular. ये हमें बहुत important point समझना आता है कि ये दो important motives थे डच के. One was to take revenge on Catholic Spain, the foe of their independence and their ally Portugal, and the other was to colonize and establish settlement in the East with view to monopolize commerce in that region. आप प्लीज अपने पॉइंट्स में नोट कर लीजिए, डच के दो सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव्स क्या थे इंडिया में अपनी अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए. तो पहले तो उन्हें रिवेंज लेना था स्पेन से, ठीक है, एंड दूसरी चीज थी वो एक अपना ट्रेड को स्टैब्लिश करना चाहते थे. मूविंग टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो डच पोर्टुगीज के बाद दो पावर्स जो मेन आई जिनके बीच में कंपटीशन था, दैट वाज डच एंड द ब्रिटिशर्स.
तो यहाँ पे हमें एंग्लो डच राइवलरी के बारे में समझते हैं कि व्हाट वाज उनके बीच में दुश्मनी का कारण क्या था। और सबसे पहले तो एक रीजन ये था कि ट्रेड था, एंड दे वर द ग्रेटेस्ट यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स जिनके बीच में वॉर भी हुए, एंग्लो डच वॉर 1 2 3। तो हमें समझना चाहिए कि हाउ दीज वॉर्स हैपेंड एंड उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, हाउ व्हाट वाज द आउटकम, उसका रिजल्ट क्या हुआ। So the English posed a challenge, serious challenge to the commercial interest of Dutch, which turned into a bloody warfare. The climax of rivalry was reached at Amboyana, a place in Indonesia where the Dutch had captured and massacred 10 Englishmen and 9 Japanese men. तो क्या हुआ एम्बोयाना, इन एक प्लेस है इंडोनेशिया में, कभी कभी ये स्टेटमेंट पूछी जाती है, where the Dutch had captured and massacred 10 Englishmen and 9 Japanese men. This rivalry further intensified the rivalry which came to compromise in 1667, by which the British agreed to withdraw all their claims on Indonesia and the Dutch retired from India to concentrate on their more profitable trade in Indonesia. तो इस राइवलरी के बाद क्या हुआ, एक कॉम्प्रोमाइज हुआ 1667 में। तो उसमें क्या रिजल्ट हुआ, तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने एग्री कर लिया कि हम इंडोनेशिया के ट्रेड से हम हट जाएंगे, और डच एक वहाँ पे बड़ा पावर बन के आया। और डच ने क्या किया, डच ने इंडिया को गुड बाय बोल दिया और हाँ अपना ट्रेड इंडोनेशिया में ज़्यादा बढ़ा लिया। लेकिन था उनका, डच के सेंटर्स रहे थोड़े बहुत, भले ही वो चले गए मेजरली एंड ब्रिटिश को पावर दे गए, बट तब भी वो ट्रेड थोड़ा बहुत इंडिविजुअली करते रहे। अब समझना चाहिए कि डिक्लाइन क्यों हुआ डच का। सबसे पहले तो दे गॉट ड्रॉन इनटू द ट्रेड ऑफ मलय आर्किपेलागो। अब जो इंडोनेशिया का जो सारा रीजन है, वेदर इट्स उसको मलय आर्किपेलागो बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो स्पाइसेस का ट्रेड था, देवर डच उस चीज़ को फेवर करने लग गए थे। तो हमें सबसे पहले वो चीज़ देखनी चाहिए कि सबसे बड़ा रीज़न उनका क्या था इंडिया छोड़ने का। दे गॉट इंटरेस्टेड इनटू द ट्रेड ऑफ इंडोनेशिया एंड रिलेटेड कंट्रीज। Further, in the Third Anglo-Dutch War, this is a very important point for a withdrawal of Dutch power in India. The communications between Surat and the new English settlement of Bombay got cut, due to which 3 English ships were captured by the Dutch in Bay of Bengal. The retaliation by the English resulted in the defeat of Dutch in the Battle of Hooghly, which dealt a crushing blow to the Dutch ambitions in India. कम्युनिकेशन गैप रहा बॉम्बे में और सूरत में, तो वो क्या किया, डच ने 3 इंग्लिश से पकड़ लिया और डच एक अपने आप विक्ट्री आने लगा। लेकिन क्या हुआ, बैटल ऑफ हुगली 1759 में क्या हुआ, डच वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हुगली। So they were not much interested in empire building in India, and their primary concerns were trade. हमें इंडिया की हिस्ट्री का सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये पॉइंट समझना चाहिए कि डच का क्या इन्फ्लुएंस रहा, इंग्लिश का क्या रहा, वेदर फ्रेंच का क्या रहा, पोर्टुगीज का क्या रहा, बिकॉज हिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होती है, एक मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री। वेदर इट वाज फ्रीडम स्ट्रगल, वेदर इट वाज इवन टुडे द इंडिपेंडेंस, आज की जो आज़ादी हम एंजॉय कर पाते हैं, एक उसका एक स्ट्रगल है जो हमें समझना चाहिए। सो मूविंग टूवर्ड्स डच का, तो खैर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही है, डच का एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा नहीं आता है बिकॉज ब्रिटिशर्स का ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने अपने स्लाइड्स में मेंशन कर दिए हैं। तो आइए इंग्लिश के बारे में समझते हैं कि हाउ ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज अ मेजर पावर इन इंडिया, कि उन्होंने सबसे पहले अपनी पावर गेन कैसे करी और क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो एग्जाम में होते हैं। तो फ्रांसिस ड्रेक वॉयज अराउंड द वर्ल्ड इन 1580 and the English victory over Spanish Armada in 1588 generated a new sense of enterprise in the British. तो सबसे पहले हमें ये रीजन चाहिए कि सबसे पहले बिगनिंग कहाँ से हुई। तो ये फ्रांस ड्रेक की वॉयज थी अराउंड द वर्ल्ड इन 1580। कब हुई थी, 1580। एंड इंग्लिश विक्ट्री कब हुई थी स्पेनिश आर्माडा पे, इन 1588।
तो इन दो चीजों ने क्या हुआ, एक एंथुसियाज्म भर दिया ब्रिटिशर्स में. So in 1599, a group of English merchants calling themselves the Merchant Adventurers. क्या नाम था पहले शुरू उनका? मर्चेंट एडवेंचरर्स. खुद अपने आप को एडवेंचरर्स बोलते थे. तो उन्होंने कंपनी फॉर्म कर ली. उसके बाद क्या हुआ? ऑन दिसंबर 31, 1600, क्वीन एलिजाबेथ वन इशूड अ चार्टर. उन्हें चार्टर बोल दिया कि आप जाइए और ट्रेड करिए. कहाँ पर? अभी वो तो बताएंगे ना कहाँ पर. चलिए. तो राइट्स ऑफ एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग टू द कंपनी नेम्ड एज. तो उन्होंने कंपनी बनाई और उसका नाम ये रख दिया, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज. ईस्ट में जो ट्रेड करेगी वो कंपनी. इनिशियली शुरू में वो चार्टर 15 ईयर्स का था, बट लेटर इन 1609 इट वाज एक्सटेंडेड indefinitely via fresh charter. These are very three important. कहाँ से बिगनिंग हुई? क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर दिया, उसके बाद ट्रेड करने आए, द कंपनी को सब राइट मिल गया. कंपनी के जो पर्सनल थे, स्टाफ था, वेदर इट वाज ऑफिसर्स, बहुत सारे लोग थे. तो देखते हैं आगे का क्या हुआ और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो द प्रोग्रेस ऑफ द इंग्लिश कंपनी. Captain Hawkins arrived in the port of Jahangir in April 1609 itself. A very important point, repeatedly asked in various exams, whether it was state PCS, whether it says UPSC में statement देके पूछा जाता है, state directly भी पूछा गया है. So, who arrived in the court of Jahangir, who in April 1609? It was Captain Hawkins. But the mission to establish a factory didn't succeed due to the opposition from the Portuguese. तो कैप्टन हॉकिंस तो अपनी फैक्ट्री नहीं बना पाए. फिर क्या हुआ? इट वाज इन 1612 में दैट कैप्टन थॉमस बेस्ट डिफीटेड द पोर्टुगीज इन द सी ऑफ सूरत. कैप्टन थॉमस बेस्ट ने क्या किया? पोर्टुगीज को हरा दिया सूरत की खाड़ी में. एंड इम्प्रेस्ड जहांगीर ग्रांटेड अ परमिशन to the English in early 1913 to establish a factory at Surat under Thomas Aldworth. Very important point for an exams perspective. तो जहांगीर ने जब थॉमस बेस्ट ने पोर्टुगीज को हरा दिया तो जहांगीर इम्प्रेस हो गया और उन्हें क्या दे दिया? फैक्ट्री बनाने की परमिशन दे दी. Then 1613 under whom? Thomas Aldworth. A very important statement. Though Sir Thomas Roe was unsuccessful in concluding a commercial treaty with the Mughals, he was able to secure a number of privileges, including permission to set up factories at Agra, Ahmedabad and Bauch. अब क्या हुआ? सर थॉमस रो, अ ग्रेट इंडिविजुअल जिनके बहुत एम्बिशंस थे, ऑल दो उनकी कमर्शियल ट्रीटी मुगल से नहीं चली, बट क्या हुआ? ही वाज सक्सेसफुल इन getting permission to set up factories at Agra, Ahmedabad and Bauch. So moving towards the next slide. अब हम बात करेंगे कि कैसे परमिशन तो मिल गई फैक्ट्री बनाने के, बट उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बनाया, ट्रेड कैसे बनाया, हाउ दे गॉट होल्ड ऑफ द इंडियन एम्पायर. नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि अपना कंट्रोल कैसे बनाया. एक ये वीडियो का पूरा अलग टॉपिक है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन आता है, डिफरेंट पॉलिसीज आती हैं ब्रिटिशर्स की, बट हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली ये चीज समझेंगे कि स्टार्टिंग्स कहाँ से हुई थी, क्या क्या रीजन थे कि उन्होंने अपना इतना होल्ड बना लिया कि वो यहाँ पे 350-400 साल तक रूल करके गए हैं. तो वो चीज हमें समझना चाहिए. 1600 से लेके 250-300 साल तक हमने ब्रिटिशर्स की गुलामी सही. तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कैसे बनाया, जिस क्या कंट्रोल था, उसकी बिगनिंग्स यहाँ से होती है. आइए. प्रोग्रेस ऑफ द इंग्लिश. तो इंग्लिश कंपनी डिड नॉट हैव अ स्मूथ प्रोग्रेस क्योंकि उनके कंपिटिटर्स थे. इट हैड टू कंटेंड विद पोर्टुगीज एंड डच इन द बिगनिंग, बट सेवरल चेंजिंग सिचुएशन टर्न थिंग्स इन देयर फेवर. यहाँ पे क्या हुआ? कुछ चीजें हो गई उनके फेवर में. Bombay had been gifted to King Charles II by the King of Portugal as dowry when Charles married the Portuguese princess Catherine in 1662.
Very important point. A very important point has been asked in repeatedly all exams. ठीक है, क्या हुआ? बॉम्बे गिफ्ट हो गया किंग चार्ल्स टू को बाय द किंग ऑफ पोर्टुगल। पोर्टुगीज आ गए अपने फेवर में बिकॉज डाउरी मिल गया उन्हें। व्हेन चार्ल्स मैरिड द किंग्स ऑफ पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन इन 1662 as there was an Anglo-Dutch compromise। ठीक है, सो नाउ, और डच का तो कॉम्प्रोमाइज पहले ही हो चुका था, डच वर आउट, पोर्टुगीज भी अपने फेवर में, साउथ द इंग्लिश वर रिड ऑफ द टू आर्क राइवल्स इन इंडिया। द इंग्लिश कंपनीज पोजीशन वाज इम्प्रूव्ड। अब कैसे इम्प्रूव हो इनकी सिचुएशन? एक ये गोल्डन फरमान इशूड बाय द सुल्तान ऑफ गोलकंडा इन 1632। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू that increased in Britishers' power। अब क्या था इस गोल्डन फरमान में? ऑन द पेमेंट ऑफ 500 पगोडास अ ईयर दे अर्न द प्रिविलेज ऑफ ट्रेडिंग फ्रीली इन द पोर्ट्स ऑफ गोलकंडा। तो गोलकंडा एक मेजर जगह स्टैब्लिश हुई जहां से ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल बनाया। मूविंग टूवर्ड्स, डच चले गए, पोर्टुगीज चले गए, अब सिर्फ ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, सो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज नोट दैट डाउन, asked in several exams। अब आया बंगाल। Bengal was then a large and rich province in India, advanced in trade and commerce. Commercial and political control over Bengal naturally appeared an attractive proposition to the profit-seeking English merchants. Bengal was also an important province of Mughal Empire। बंगाल के ऊपर एक अपना वर्चस्व बना लिया तो हम ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि बंगाल वॉज अ वेरी रिच प्रोविंस, एक बहुत अमीर स्टेट था जहाँ पे ट्रेड बहुत होता था, तो ब्रिटिशर्स को वहां पे फुटहोल्ड बनाना था। ठीक है, कैसे बनाया ये देखते हैं। शाह शुजा, द सूबेदार ऑफ बंगाल इन 1651 अलाउड द इंग्लिश टू ट्रेड इन बंगाल इन रिटर्न फॉर एन एनुअल पेमेंट ऑफ 3000, 3000। उस टाइम पे बहुत होता था, आज कुछ नहीं होता है, लेकिन उस टाइम पे सूबेदार ऑफ बंगाल ने उन्हें परमिशन दे दिया 3000 की, आप मुझे पैसे दो, आप ट्रेड करो। ठीक है, इन 1698 द इंग्लिश सक्सीडेड इन गेटिंग द परमिशन टू बाय द जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस। सबसे बड़ी बात यहाँ पे, कौन से 3 विलेजेस थे? जमींदारी खरीद ली उन्होंने। अब उनका रूल हो गया, वो सेटलमेंट भी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, तो जमींदारी आ गई उनके पास। सुतानुती, गोविंदपुर एंड कालिकता, 3 विलेजेस के नाम है जहाँ पे उन्होंने जमींदारी ले ली। ठीक है, तो द फोर्टिफाइड सेटलमेंट वाज नेम्ड फोर्ट विलियम इन द ईयर 1700 when it also became the seat of the Eastern Presidency with Sir Charles Eyre as its first president। फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है एग्जाम में, प्लीज नोट इट डाउन। फोर्ट विलियम के कौन से फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, कब हुआ था? 1700, चार्ल्स आयर एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब देखते हैं क्या हुआ 1715 में। फारूक सियार, फारूक सियार ने फरमान दिए। फारूक सियार फरमान में क्या हुआ, आइए देखते हैं। इन 1715 एन इंग्लिश मिशन लेड बाय जॉन सरमान टू द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर फारूक सियार secured 3 famous farmans giving the company many valuable privileges in Bengal, Gujarat and Hyderabad। The farmans thus obtained were regarded as Magna Carta of the company। Now what is Magna Carta? कोई मुझे बता सकता है? चलिए मैग्ना कार्टा के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, व्हाट इज मैग्ना कार्टा, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है मैग्ना कार्टा। The Farmans allowed the Britishers tax-free monopoly trade, especially in the Mughal सूबा of बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कहाँ पे उन्होंने ट्रेड दे दिया? टैक्स फ्री मोनोपोली ट्रेड। मोनोपोली क्या होती है? एक कंपनी का वर्चस्व, एक इंडिविजुअल का वर्चस्व। The company was permitted to issue दस्तख्त for the transportation of such goods। फरमांस ने क्या किया, उन्हें एक और पावर दे दी दस्तक इशू करने के लिए, फॉर कि जो भी गुड होगा ट्रांसपोर्ट वो दस्तक इशू करेंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या हुई फरमांस में? इट वाज डिक्रीड दैट द कॉइन्स ऑफ द कंपनी मिंटेड एट बॉम्बे, जो बॉम्बे पे कंपनी के कॉइन होंगे, वर टू हैव द करेंसी थ्रू आउट द मुगल एम्पायर। मतलब
द एंड ऑफ वन एम्पायर एंड द राइज ऑफ द अदर एम्पायर। जब मुगल एम्पायर ने उनकी करेंसी को पावर दे दी कि जो भी ब्रिटिशर्स करेंगे इट वाज विल बी कंसिडर्ड एज करेंसी। तो ये कुछ बिगिनिंग्स थी जो ब्रिटिशर्स और डच के बारे में हमने सीखी आज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैंने बताए हैं, एक तो फारुखिया फरमान कब हुआ, कैसे हुआ, उसने क्या क्या परमिशंस दी, वेदर इट वाज टैक्स फ्री मोनोपोली ट्रेड, दस्तक जो और करेंसी था, एंड ब्रिटिशर्स ने कौन से 3 जगह की जमींदारी ली, फोर्ट कहाँ, विलियम पे क्या था। ये सब आते रहते हैं एग्जाम में, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, बट थ्रू माय प्रेजेंटेशन आपको हेल्प करेगा ये कि जस्ट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ छोटे टाइम के 10 मिनट 15 मिनट के टाइम पे आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाए एंड यू बिकम सक्सेस इन योर एग्जाम्स। सो अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आए। 1600 में क्या हुआ, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड। 1608 में क्या हुआ, विलियम हॉकिंस अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट। विलियम हॉकिन के बारे में हमने बात की थी ना पहले, फर्स्ट ब्रिटिशर। 1613 में क्या हुआ, द परमानेंट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड एट सूरत। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि सूरत से ही पहली कंपनी फैक्ट्री बनाई थी। फिर 1632 में क्या हुआ, द कंपनी गॉट द गोल्डन फरमान फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकंडा, जिसने गोलकंडा के ट्रेड पोर्ट पे परमिशन दे दी, ठीक है, एंड एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री इन ईस्ट इंडिया एट हरिहरपुर, बलासौर, ओडिशा। फिर 1651 में क्या हुआ, द कंपनी गॉट द परमिशन टू ट्रेड एट हुगली, बंगाल। 1717 में क्या हुआ, द मुगल एम्पायर फारुखसियार issued a फरमान called Magna Carta of the company. फारुखसियार फरमान, very important, very milestone for Britishers strength in India। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं ये, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर्स हैं, प्लीज नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। Thank you everyone, hope you enjoying my videos and they very educational। प्लीज कमेंट एंड शेयर, बताना कैसी लगी, ठीक है। ओके, सी यू अगेन।